हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का पहला पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने इस पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैंने इस पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्लेलिस्ट में जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा और यहाँ सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को आपको पढ़ाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसा कि आपने देखा कि पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इस पाठ के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है। ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर से तात्पर्य यहाँ वही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको शॉर्टकट में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से भी बुलाया जाता था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनके पिता का नाम क्या था। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल या फिर राधेराम सकपाल। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको अगर अच्छे से याद करना है तो आप सबसे पहले पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने इस पूरे पाठ की व्याख्या का अच्छे से वीडियो बना रखा है और पूरे पाठ को बिल्कुल ही बारीकी से समझा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इसके व्याख्या वाले वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप 101% सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही सही बनाइएगा। और अगर आपने पाठ अभी नहीं भी पढ़ा है तो चलिए हम आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही समझाते हुए चलते हैं, लेकिन बाद में आप पाठ को पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए पाठ से रिलेटेड तो 100% आप उसका सही आंसर करेक्ट करके आइएगा। तो क्वेश्चन यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पिताजी थे वे रामजी सकपाल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि जो हमारी आधुनिक समाज है वह सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खालिस्तान कारण बनी हुई है। मतलब कि जो जाति प्रथा ये भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण बनी हुई है, एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, एक प्रमुख कारण बनी हुई है, या फिर प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है, या फिर इनमें से किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बनी हुई है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है और प्रमुख कारण भी बनी हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों प्रकार के कारण बनी हुई है। मूक नायक क्या है। यह जो मूक नायक है यह क्या है, एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक पुस्तक है या फिर एक कहानी संग्रह है। तो मूक नायक एक पत्रिका का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्रिका। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि जो मूक नायक है यह क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। तो पूछा यह जा रहा है इसमें उसके विपरीत कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। 1956 दिल्ली में हुई थी, 1957 मध्य प्रदेश में हुई थी, 1958 वाराणसी में हुई थी, या फिर 1959 बिहार में हुई थी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनका जो निधन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने आपको हिंट कर दिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 या फिर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या फिर नमक और पानी के मिश्रण की तरह। तो हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे उनका कहना था कि वास्तविक भाईचारा तो सिर्फ और सिर्फ दूध और पानी के मिश्रण की तरह ही हो सकता है। जिस प्रकार दूध और पानी आपस में मिश्रित करके मिल जाते हैं उसी प्रकार वास्तविक भाईचारा भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो हम भारत में रहते हैं उसमें एक संविधान चलता है, एक कानून चलता है। तो यह जो संविधान है इस संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसकी है। भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, या फिर महात्मा गांधी की। तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर को। मतलब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय संविधान को बनाने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। यह जो सभ्य समाज है इसकी आवश्यकता किसको है। साती प्रथा को, श्रम विभाजन को, अणुबम को, या फिर दूध पानी को। तो यह क्वेश्चन जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही रिपीट हुआ था, सिर्फ वही क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को पलट दिया गया। जो सभ्य समाज की आवश्यकता है वह सिर्फ और सिर्फ श्रम विभाजन को है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता किसे है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन को है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अंबेडकर जी थे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, या फिर दक्षिण कोरिया गए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा भारत देश में ही प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी तो वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे और वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जो अंबेडकर थे उनके लिए चिंतन व रचनात्मक के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे वे कौन थे। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, या फिर इनमें से सभी थे। तो अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे वे बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति ये तीनों के तीनों थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। यह एक जाति पाति तोड़क मंडल भाषण हुआ था। तो यह जो भाषण हुआ था यह लाहौर में हुआ था और कब हुआ था। 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, या फिर 1938 ईस्वी में। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो लाहौर में हुआ था यह 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पाठ का ही नाम है हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पूछा यह जा रहा है कि यह किस प्रकार की विधा है। एक कहानी है, एक भाषण है, एक निबंध है, या फिर एक साक्षात्कार है। तो इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और 100% यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आपको सभी पाठ को अच्छे से याद रखने की कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ कहानी है, कौन सा पाठ का भाषण है और कौन सा साक्षात्कार है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक ऐसे है, अर्थात यह एक ललित निबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ये रचनाओं का नाम दिया गया है द कास्टर्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं में से ऐसी कौन सी रचना है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो हमने आपको जो पढ़ाया था तो द कास्टर्स इन इंडिया भी उन्हीं की रचना है, द अनटचेबल्स और हु आर दे भी उन्हीं की रचना है, और हु आर सुधराज भी उन्हीं की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी की सभी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की ही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है।
तो यह क्वेश्चन करीब 2 बार रिपीट हो गया, बस इसके पॉइंट ऑफ व्यू को पूछने के तरीकों को बदला जा रहा है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि आधुनिक सभ्य समाज किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक सिर्फ और सिर्फ कार्यकुशलता को लिए मानता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कार्यकुशलता के लिए मानता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, यह एक बाबा साहेब ने भाषण दिया था, तो उस भाषण का नाम क्या था और वह किस भाषण का ही एक संपादित अंश है? द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म का एक संपादित अंश है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, या फिर हु इज सुधराज का? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक संपादित अंश है बाबा साहेब के एक भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से इस पाठ को लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का ही एक संपादित अंश है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ लिया कि अंबेडकर जी ने एक भाषण दिया था, उस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को लिया गया। तो यह जो भाषण था, यह भाषण उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दिया था। तो पूछा यह जा रहा है कि इसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? ललन सिंह यादव ने, किशोरी लाल ने, मोहन वाजपेयी ने, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो हिंदी में रूपांतरण किया था वह ललन सिंह यादव ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित ललन सिंह यादव के द्वारा किया गया है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जो जन्म हुआ था वह किस प्रकार के परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, या फिर कायस्थ परिवार में? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, या फिर परिवारवाद में? या परिवाद नहीं, परिवारवाद होना चाहिए था। तो परिवारवाद ही एक शब्द बनता है। तो पूछा यह जा रहा है कि जो लेखक हैं, लेखक से तात्पर्य यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। तो जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनको किस युग में विडंबना दिखाई दिया है? तो उनको जो जातिवाद का युग है, इस जातिवाद के युग में एक विडंबना, एक समस्या दिखाई दी है कि जब तक जातिवाद रहेगा भारत में, जब तक जाति प्रथा रहेगी, तो यह हमारे लिए प्रत्यक्ष और प्रमुख एक बेरोजगारी का कारण बनी हुई रहेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक को उस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दी है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, या फिर भीमाबाई? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम इन्हीं के नाम से रिलेटेड है, भीमराव अंबेडकर अर्थात भीमाबाई। भीमाबाई इनकी माता का नाम है और रामजी सकपाल इनके पिता का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी, वह उपाधि 1916 ईस्वी में ही प्राप्त कर लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? तो लेखक की दृष्टि में यहाँ दुष्टि नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ होना चाहिए था दृष्टि। कि लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वह क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि यहाँ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था? लेखक से तात्पर्य यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में जो आदर्श समाज होता है वह कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी के सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या फिर जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक के अनुसार, लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व अर्थात भाईचारे का भाव होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को,
जाति प्रथा को या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो आपने कुछ क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था कि भारत में बेरोजगारी जाति प्रथा के कारण कैसी कारण बनी हुई है, मतलब जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण है, प्रमुख, प्रत्यक्ष या फिर इनमें से सभी। तो आपने आंसर पढ़ा था कि भारत में बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। तो उसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के पूछा गया कि जो लेखक हैं, लेखक के अनुसार यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहा जा रहा है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। तो वे जाति प्रथा को ही बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की या फिर सुखदेव की। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाया था। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, ये सभी की सभी रचनाएं भीमराव अम्बेडकर की जी है। और ये सभी के सभी रचनाएं, लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, पाठ से रिलेटेड सभी की सभी बातें हमने आपको पाठ में भी पढ़ाया था। और अगर आपने संपूर्ण व्याख्या पाठ के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पाठ को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप 101% सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पाठ पढ़ते पढ़ते हुए याद हो जाएंगे। तो हमने आपको पढ़ाया था कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या फिर इनमें से सभी है? तो जो आर्थिक पहलू है, इस आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा है वह बिल्कुल ही हानिकारक है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण सभी के सभी लोगों को अपना पैतृक पेशा ही करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हानिकारक प्रथा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने आपको यह बहुत बार बता दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में या फिर दानाकुनी पश्चिम बंगाल में। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इन सभी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का या फिर पुरस्कृत भारत का? तो जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था और उस पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? जो भारतीय संविधान का निर्माता है अर्थात भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? तो जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और हमने आपके लिए पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता था मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और अगर आपने इस पार्ट के व्याख्या के वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि आप इस पार्ट को एक बार वीडियो के माध्यम से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जैसे हम आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो को समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा और इसको पीडीएफ के माध्यम से भी जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसके अलावा भी आपको कई अन्य सब्जेक्ट के, अन्य चैप्टर के सभी स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलते रहेंगे बिल्कुल ही मुफ्त। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।